प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पर आप लोगों को आज से इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में कई बार ऐसा मुझे भी लगता है कि लोग किसी दूसरे की कुंडली देखने की दिलचस्पी बड़ी कम रखते हैं। तो हो सकता है कि मैं अब आज से ही, जैसे नियम ऐसा मैं बनाता हूं कि इस कुंडली विश्लेषण में आपको मैं प्रत्येक दिन एक ऐसा ज्योतिष का सार्वभौमिक सूत्र बताऊंगा जो सूर्य से संबंधित होगा। एक हफ्ते तक, एक सप्ताह, जैसे सोमवार से लेकर के और शनिवार तक का कार्यक्रम जाता है, तो सूर्य की बारी रहेगी। ऐसे करके हम बात करेंगे, या प्रत्येक दिन एक एक ग्रहों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा वार के हिसाब से। पर इसकी शुरुआत सूर्य से हो रही है। आज मैं सूर्य के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और याद रखिए कि ये जो चर्चा होगी सूर्य वाली, ये नक्षत्रों पे आधारित होगी और राशि और उस पे पड़ने वाले ग्रहों के दृष्टि के ऊपर आधारित रहेगी। जैसे सूर्य इनकी कुंडली में अगर कन्या राशि में बैठे हैं और उन पे मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं की कुंडली में ऐसी बात लागू होती हो। ऐसे बहुत सारी कुंडलियों में, ऐसे बहुत सारे जातकों की कुंडली में ये बात देखने को मिल जाती होगी कि सूर्य कन्या राशि में हो और उन पर मंगल की दृष्टि जाती हो। कुछ ऐसे ही इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को मैं और भी ज्यादा रोचक और विस्तार देना चाहता हूं। तो आज के कार्यक्रम में आपको यह समझ में आएगा कि सूर्य अगर कन्या राशि में बैठे हों और उस पे मंगल जैसे पापक ग्रह की दृष्टि हो तो क्या परिणाम होता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बस यूं बता देता हूं, इसके बाद इस कुंडली का पंचांग बताऊंगा। सूर्य तेज होते हैं और जब कभी भी ग्रह अपने नीच की राशि की तरफ बढ़ने लगता है तो कमजोरी से अपना प्रतिफल या प्रभाव देता है। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर सूर्य उच्चाभिलाषी हो, मतलब मेष राशि की तरफ बढ़ रहे हों, अगर सूर्य यहां बैठे होते मीन राशि में, तो मेष राशि की तरफ वो उच्चाभिलाषी कहे जाते। ग्रह उच्च की राशि को प्राप्त करने वाला है। लेकिन अगर सूर्य कन्या राशि में बैठे हैं तो तुला राशि की तरफ उनकी यात्रा हो रही है और इस वजह से ऐसे ग्रह को नीच की तरफ बढ़ने वाला ग्रह अर्थात नीचाभिलाषी ग्रह कहा जाता है। तो जब कभी भी सूर्य कन्या राशि में विराजमान हो तो व्यक्ति को जिद्दी और हठी बनाते हैं और कई बार उसके हिसाब से उसकी दिनचर्या काम नहीं करती है, या व्यक्ति सोचता रहता है कि आज ये कर लूंगा, आज ये कर लूंगा, आज ये कर लूंगी, पर ऐसा हो नहीं पाता है। कई बार उसके जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण किसी दूसरों के कारण होता है, जिसका खामियाजा या जिसका दंश उसे झेलना पड़ता है। अगर पत्नी के घर में बैठा है तो पत्नी के कारण, पति के घर में बैठा है तो पति के कारण, पिता के घर में बैठे हैं कन्या राशि के तो पिता के कारण विषम परिस्थितियों का निर्माण। तो यहाँ पे पति के घर में बैठे हैं, इस वजह से पति के कारण व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी परेशानियां या कई बार ये परेशानियां बढ़ती हुई नजर आती हैं। बात अगर हम सूर्य के कन्या राशि में बैठने और उस पे मंगल की दृष्टि की करेंगे तो यहाँ जन्मा जातक हसोड़ प्रवृत्ति का होता है। बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में समाधान करने की कोशिश करने वाला होता है और लगभग उसे सफल होते हुए भी देखा जाता है। इतना ही नहीं, सूर्य अगर कन्या राशि में हो और मंगल की दृष्टि हो तो कई बार जातक के जीवन में थोड़े बहुत कलह उसके परिवार में देखने को मिल जाता है, या परिवार का कोई एक सदस्य ऐसा होगा जिसके कारण उस परिवार के लोग प्रायः थोड़ी मोड़ी चिंता करने वाले होते या प्रायः चिंताओं में जाते देखा जाता है। लेखक, पत्रकारिता, कवि के गुण, संगीत का शौक, कलाओं को जानना, विस्तारवादी विचारों का रक्षण करने वाला, मतलब चीजों को कितना एक्सप्लेन करके अच्छा बनाया जा सकता है, उसमें और कौन सी पुट डाली जाए और तब जाकर के उस विषय को या उस वस्तु को और भी ज्यादा विस्तार दिया जाए। होता है ना कि किसी भी जो चीज़ बन रही है उसमें हम ये मिला दें तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो इस तरीके के विचारों से ओतप्रोत
मंगल की दृष्टि वाले, जिस पे सूर्य अगर कन्या राशि में हो और मंगल उन पे देख रहे हो, तो ऐसा कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी होते देखी जाती है। कई बार व्यक्ति को हेडेक होता है, गड़बड़ी होती है, हृदय क्षेत्र परेशान होता है और वक्त के हिसाब से उसे बुढ़ापे में पेट से संबंधित परेशानियों से जूझते हुए भी देखा जाता है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अपने पेट का और हृदय क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए। छोटी मोटी परेशानियों के साथ अगर विचार करते हैं तो नेत्र ज्योति भी परेशान करती है। पति का 100% सुख नहीं मिल पाता है या कई बार पति का कारोबार चिंताओं से युक्त होते देखा जाता है। क्लियर है? ये मैंने आपको एक छोटा सा सेशन बना दिया है। अब आपको प्रत्येक कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में ये चीज़ मिल जाएगा। इसमें मैं और अलग अलग तरह की चीज़ें भी जोड़ने की कोशिश करूंगा ताकि इसे प्रत्येक वर्ग देखे और प्रत्येक वर्ग कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम समझने की कोशिश करे। क्लियर है? आइए, अब जिनकी कुंडली है, मैंने कहा गाजियाबाद की ये कुंडली है और इनकी कुंडली से आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराता हूं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली का पंचांग इतना आवश्यक होता है कि उस कुंडली के जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे ग्रह तभी अच्छे और शुद्ध परिणाम करते हैं जब तक उन्हें पंचांग का सहयोग न मिले, तिथि का सहयोग न मिले, वार का, नक्षत्र का, योगों का और करण का। इसमें आप ब्राह्मण वर्ण देवगण को जानते हैं, शूद्र वर्ण और राक्षस गण को जानते हैं। इस पंचांग में ही गणों का प्रभाव भी देखा जाता है जो व्यक्ति के शुद्ध, अशुद्ध और परिपक्व और अपरिपक्व होने की स्थिति को भी दर्शाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जन्म हुआ है जातिका का अश्विन माह में। ऐसे लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं और गोल मटोल शरीर वाले होते हैं। विस्तारवादी नीतियों के प्रणेता होते हैं। विस्तारवादी नीति जानते होंगे? विस्तार करना, अपना कैसे विस्तार किया जाए, बल कैसे बढ़ाया जाए, किसी का आत्मविश्वास अगर कमजोर हो गया हो तो उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। ठसक दिल में है पर फिर भी उसे किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। समस्या में ग्रसित हैं पर कभी किसी को बताएंगे नहीं। एक ही सिद्धांत को पालन करने वाले होते हैं। एक ही सिद्धांत का पालन करने का अर्थ होगा कि अगर जिसको जीवन में अपना लिया उस पे ही मर मिट जाना और किसी दूसरे को अपने जीवन में जगह न देना, कृतज्ञ बन के रहना, व्याभिचारी न होना, सुंदरता से सुंदरता का पालन करना। आगे बढ़ूंगा। दक्षिणायन रविवार को जन्मे हैं, पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समरप प्रिय। शास्त्रकार लिखते हैं कि जो जातक या जातिका रविवार को जन्मे होते हैं उनमें साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति बड़ी देखी जाती है। समाज के पोषक होते हैं, परिवार के कर्ता धर्ता होते हैं, परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम बड़े अच्छे से करते हैं और व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं। अव्यवस्था इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ सत्य बात बोलने के आदी होते हैं और कोशिश हमेशा करते हैं कि सत्य का ही पाला पकड़ा जाए। रविवार को जन्मे हैं, शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि। ऐसे लोगों को प्रायः प्राइवेट नौकरी या स्वतंत्र व्यवसाय में जाना चाहिए। शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इसके कारण व्यक्ति को कई बार आर्थिक परेशानियों में, छोटे मोटे परेशानियों में देखा जाता है। चित्रा नक्षत्र, विश्वकर्मा भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओम विश्वकर्मणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। या अगर हो जाए तो अपने घर में गुलाब के पौधों की क्यारियां, कमल के पौधों की क्यारियां लगानी चाहिए। सहतूत का वृक्ष लगाना चाहिए, जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करनी चाहिए और पीपल के पास जाकर के या श्रीफल के पास जाकर के, श्रीफल के वृक्ष, बेल के वृक्ष के पास जाकर के दीपों की माला बनानी चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारी चीज़ों का हल स्वतः मिल जाता है। आप में से बहुत लोग मुझे देख रहे हैं पर शास्त्र में ऐसी बात आई, पुराणों में बात आई है, स्कंद आदि पुराणों में, कि जो व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने घर में किसी भी तरीके से रामचरितमानस का या रामायण का पाठ नित्य करता है, उसकी बड़ी से बड़ी समस्या यूं छूमंतर हो जाती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जो बजरंग बली हैं, भगवान जी ने, ठाकुर जी ने, राम जी ने इन पे ही सारा छोड़ दिया है, जाओ तुम्ही को जो करना है करो। तो अगर आप बजरंग बली की पूजा कर लेते हैं तो उससे चारों भाइयों की भी प्रसन्नता मिल जाती है, देवी मैया भी प्रसन्न होती हैं
है ना। तो इस आधार पर जिसके घर में भी रामचरितमानस का नित्य पाठ होता है उसके घर में कोई भी भयंकर दोष या कलह काम नहीं करता है। तो शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा है, मन करे तो आप पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं। चित्रा नक्षत्र मैंने बताया, अगर बन पड़े तो गुलाब के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करें, या अगर इतना कर लें तो बहुत बढ़िया है। सफेद चंदन भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ब्रह्म योग में जन्मा व्यक्ति, कई बार उसे दुनिया से संतुष्टि हो जाती है, संबंधों से संतुष्टि हो जाती है, रिश्तेदारों से संतुष्टि हो जाती है। मतलब ऐसा होगा वक्त के हिसाब से, एक वक्त पे जब आप बढ़ते जाएंगे कि आपको किसी से उतना मोह नहीं रहेगा। माया से मुक्त हो जाना या किसी में भी बहुत ज़्यादा लिप्त ना होना, कोई ऐसा कारण नहीं है जीवन में कि लोगों से बंद करके खुद को रखा जाए। ऐसा वैश्य वर्ण और राक्षस गण, इस वजह से राजसिक प्रभावों की स्थिति देखने को मिलती है जीवन में, रजस तत्व की प्रधानता होती है। वैश्य वर्ण के कारण व्यक्ति सुखी होना चाहता है, शांति से जीवन जीना चाहता है और लक्ष्मीवान भी होना चाहता है, श्रीमान होना चाहता है। अब ये आपकी कुंडली का पंचांग रहा। अब मैं आपकी कुंडली के ग्रहों से आपका परिचय कराता हूं, कौन से ग्रह कितने अंश पे, किस राशि में और कहाँ के स्वामी होते हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली में आगे की यात्रा बता देता हूँ। लग्न का मान 15 अंश का है, इस वजह से व्यक्ति कुछ कर सकता है अगर हम उस पर कोई जिम्मेदारी दें तो। निर्णय लेने की क्षमता, सूझबूझ, व्यवस्थाओं में जैसे मैंने पूर्व में कहा विश्वास और स्वाभिमान से युक्त होकर जीवन जीना, सबको साथ लेकर चलना और व्ययशील होना, व्यय करना, सही निर्णय लेना, स्वास्थ्य का लाभ, आयु का लाभ, इन सभी मामलों में। और उससे भी ज़्यादा कि रिसर्च बहुत अच्छा है, क्योंकि जन्म कुंडली में अष्टम भाव पे शनि की उच्च दृष्टि जा रही है और अष्टम में बैठकर व्यक्ति के बुद्धि को, चरित्र को, ज्ञान को, बल को बढ़ाने वाले, साथ ही साथ रिसर्च बहुत अच्छा होता है। स्वभाव बहुत अच्छा है, मीठा स्वभाव है, ससुराल से संबंध अच्छे हैं, ससुराल के लोगों का आदर है, सास ससुर का सुख है। उसके बाद शनि की उच्च दृष्टि जब प्राप्त हो रही है तो शनि की दशा में व्यक्ति को रुके हुए कामों में सफलता मिल जाती है। इतना ही नहीं, आयु का बहुत अच्छा सुख मिल जाए और मृत्यु भी बहुत सुखद होती है ना। सौभाग्यशाली होने का वर भी यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में 4 ग्रह बैठे हैं। पर विचार करिए कि बुध स्वग्रही, गुरु बढ़िया, दशमेश होकर के, उसके बाद लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं, शनि स्वग्रही, मंगल यहाँ बैठे हैं, जिसके कारण कई बार थोड़े बहुत कलह का वातावरण यहाँ बनता दिख रहा है। राहु यहाँ बैठ करके व्यक्ति को प्रयोगधर्मी, प्रयोगशाली, स्वाभिमानी, आत्माभिमानी और बेहतरीन लंबे लक्ष्यों का, ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला बना देते हैं। लग्न का मान भी बहुत अच्छा है, प्रबुद्ध लग्न बना है। प्रबुद्ध लग्न बनने से कुंडली को बल मिलता है, ग्रहों को बल मिलता है और बहुत सारी चीज़ों में आसानी जीवन में मिल जाती है। इस कुंडली में सूर्य 10 अंश 54 कला, हस्त नक्षत्र, चंद्रमा के साथ और लग्न को देख रहे हैं। थोड़ी बहुत चिंताएं सूर्य देंगे, मंगल से दृष्ट होने के कारण मैंने प्रभाव बता दिया है। उसके बाद जन्म कुंडली में वो राहु और केतु के मध्य हैं, इस कारण से कई बार आत्मविश्वास की कमजोरी होती है या धन कमाने में मशक्कत होती है। उसके बाद अगर सूर्य की बात करते हैं तो नवांश कुंडली में वो 10वें भाव के स्वामी होकर के जा करके उच्च के बैठे हैं। ये भी नौकरी की स्थिति में लेके जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो नौकरी कर सकते हैं, चाहे खाने पीने का काम हो, मसालों का काम हो, लकड़ियों का काम हो, ऐसा काम कर सकते हैं। दशमांशा कुंडली में 5वें भाव के स्वामी होकर के 5वें भाव में कुंडली में इतनी सामर्थ्य है कि वो आगे बढ़ सकती है अगर हम उसे किसी भी प्रकार के पाबंदियों में से मुक्त करने की कोशिश करें तो। मतलब अगर हम उस पर मौका दें, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कोई ना कोई काम कर सकता है। यहाँ पे सूर्य राहु और केतु के मध्य में है, यहाँ सूर्य राहु के संग हैं और यहाँ पे सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव है। तो जो परिस्थिति नहीं बन पा रही है आगे बढ़ने की, जो धन कमाने में ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, वो इसी सूर्य के ऊपर राहु के प्रभाव के कारण आ रही है। व्यक्ति अगर जो कल को गलत निर्णय लिया है, कभी भी कोई गलत निर्णय जीवन में होगा, चाहे विवाह को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, दाम्पत्य को लेकर के हो, एग्रेशन में आकर के कोई निर्णय ले तो इसी सूर्य और राहु के कारण है। हालांकि एक बात पक्की है कि व्यक्ति विनय संपन्न बहुत है, विनय संपन्नता बहुत अच्छी है और सबको समझने की शक्ति भी बहुत अच्छी है। तो इन सभी मामलों में कुंडली में कोई कमजोरी नहीं है। पर सूर्य जब कभी भी राहु और केतु के संपर्क में आ जाते हैं तो कई बार धन कमाने में व्यक्ति को थोड़ी मशक्कत अपनी दशाओं में भी देते हैं और थोड़ा प्रभाव नुकसान का रहता है। जैसे अगर सूर्य लग्न को देखें
तो क्षत्रियत्व का गुण देते हैं तो थोड़ा इरिटेशन होता है। पंचम भाव क्या बोलते हैं कि दशम स्थान के अधिपति होकर के राहु के संपर्क में बैठे हैं तो व्यक्ति चाहता है कि वो आगे बढ़े, नौकरी करे, कुछ काम करे, पर उसमें कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है। इसको ठीक करने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी होकर के पंचम में बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि अगर हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे सूर्य नारायण हमारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव है, इस वजह से चीज़ें थोड़ी रुकावट में आ रही हैं। तो विवाह में कई बार गड़बड़ी, कभी व्यक्ति प्रेम विवाह करता है और बाद में चल करके पश्चाताप में जाता है, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। कई बार बिना कुंडली मिलाए विवाह हो जाए, कई बार वक्त के हिसाब से विवाह न हो, दशाओं के प्रभाव से कोई काम न हो, इसके कारण ये समस्या देखने को मिलती है। तो उसके बाद अगर चंद्रमा की बात करूंगा तो चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। बुध और चंद्रमा, गुरु और सूर्य, ये एक अच्छी युति है। यहाँ पे चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम में बैठ करके व्यक्ति को विवेकी बनाएंगे, और बैठे हैं चित्रा नक्षत्र में आत्मकारक होकर के 26 अंश पे बैठे हैं, सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा अंशों के साथ उपस्थित हैं। और जरा ध्यान से देखिए तो चंद्रमा से दूसरे घर में शुक्र बैठे हैं, ये अपने आप में बलवान हो जाएंगे तो व्यक्ति को धनवान बना देते हैं। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में राहु बैठे हैं तो ये व्यक्ति को घर से दूर ले जाकर के स्थापित करते हैं। चंद्रमा से पंचम घर में शनि बैठे हैं, जो यहाँ पे व्यक्ति को संतान में, दाम्पत्य में जो प्रेम मिलना चाहिए उसमें थोड़ी बहुत डिग्रेडेशन यानी कि कमजोरी दे देते हैं। उसी चंद्रमा से 10 घर आगे केतु व्यक्ति के करियर को भ्रम में लेके जाते हैं और कई बार आंतरिक कलह और द्वेष को पैदा करने वाले हो जाते हैं। उसी चंद्रमा से 10 घर आगे मंगल व्यक्ति को व्यवस्थाओं में विश्वास करना, लक्ष्मी संपन्न होना और साहसी नेचर का बना देना। चंद्रमा के साथ सूर्य की युति या एक साथ बैठ जाना मन को कमजोर और असहाय महसूस कर लेना कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, ऐसा कभी कभी महसूस होता है। चंद्रमा के साथ गुरु का होना ये भी व्यक्ति की कुंडली में शुद्धता और यशस्विता का वरदान दे देते हैं। चंद्रमा के साथ सूर्य के बाद चंद्रमा के साथ बुध का बैठना हसोड़ प्रवृत्ति, पत्नी का प्रेमी, पति का प्रेमी, त्यागना नहीं, रिश्तों में विश्वास रखना, बनाकर रखना, ये जो नेचर आता है वो इस युति के कारण आता है। तो पंचम भाव के स्वामी का सप्तम में बैठकर लग्न को देखना व्यक्ति को विनय संपन्न बनाने के साथ साथ कृतज्ञ और विनोदी स्वभाव का बना देता है। यहाँ पे वो नवम भाव के स्वामी होकर के दशम में बैठे हैं। गुरु और मंगल का प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, लेकिन 2 अच्छे मित्र उन्हें देख रहे हैं। इस वजह से चंद्रमा की दशा में धर्म, आध्यात्म, भाग्य, पति पत्नी का संबंध, संतान, ऊंची शिक्षा, विदेश यात्रा, अच्छे लोगों से संपर्क, व्यवसाय को आगे बढ़ाना, इस तरीके की प्रवृत्ति बढ़ती है। दशमांशा चक्र में चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो चंद्रमा की दशा में और शुक्र के साथ देख रहे हैं तो दोनों ग्रह दिशा के बल से कमजोर हैं, लेकिन चतुर्थ भाव पे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के। इस वजह से व्यक्ति अपने बल पे चाहे तो घर और बंगला गाड़ी का सुख भी भोग सकता है। शुक्र और चंद्रमा की दशा में ये भी बात देखने को मिल रही है। उसके बाद मंगलदेव, मीन लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव होते हैं नवम भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी। चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो व्यक्ति माता और पिता का भक्त होता है, उनकी सेवा करने वाला होता है, घर से दूर रहने वाला होता है। नवम भाव के स्वामी का संबंध केतु में चतुर्थ स्थान से है। मंगल और केतु वृद्धि के सूचक होते हैं। मंगल को संस्कृत में कुज कहा गया है, कुजवत। केतु जो होते हैं वो मंगल की ही भांति आगे बढ़ने का बल देने वाले होते हैं कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मानसिक जो शांति है वो इकट्ठा है और वो आगे बढ़ने के लिए नित्य व्यक्ति को प्रेरणा दे रही है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ऐसा कि व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी दी जाए तो वो कुछ आगे अच्छा कर ले, ये मंगल और केतु ही कराएंगे। और किसी के भी प्रति अगर सेवा का जो भाव है, सेवा परायणता का जो भाव है, वो इसी मंगल और केतु के कारण है। समाज को समझना, समाज को बल देना, आगे बढ़ाना और किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन में न रहना। माता को लेकर के, माता में थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्या केतु दे सकते हैं। भाग्य में कभी कभी अवरोध केतु और राहु के कारण हो सकता है, पर वैसे ये कुंडली मंगल और केतु की युति के कारण बलवान भी होगी। लेकिन एक बात मैंने कही थी जिसमें ये बात मैंने कहा था कि किसी भी अवस्था में लग्नेश होकर के भी क्यों ना अगर मंगल चतुर्थ भाव में बैठते हों, बुध चतुर्थ भाव में बैठते हों, तो ये घर में कलह के कारण बनते हैं। और चतुर्थ भाव के स्वामी स्वग्रही बैठे हैं तो भद्रयोग भी बनेगा, लेकिन चूंकि वहां पे चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ आ गए हैं, इस वजह से एक अच्छी खासी
संपत्ति व्यक्ति को मिल जाती है, माता से मिल जाए, पिता से मिल जाए, सास से मिल जाए, ससुर से मिल जाए, लेकिन कई बार उसमें सही तरीके से उनका अनुपालन न कर पाना, उसको सही तरीके से संजोकर न रखने के कारण धन व्यय में भी जाता है या धन का नुकसान भी होता है। ये मंगल के कारण होगा और कहीं ना कहीं केतु और बुध के कारण भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमें अपने कुल देवता की पूजा स्वयं से करनी है, पितरों की पूजा स्वयं से करनी है, वास्तु देवता की पूजा स्वयं से करनी है और अमावस्या को निश्चित रूप से दान करना है। जिस भी घर में आप रहते हैं उस कमरे की सफाई आपको स्वतः स्वयं से ही करनी चाहिए। ऐसा करने से मंगल और केतु का जो दोष है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ के बात करते हैं। मंगल के बाद मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ बुध, गुरु और सूर्य पे है, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, समझने की शक्ति बड़ी अच्छी है, दूर तक जाने की शक्ति बड़ी अच्छी है और लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है। उसके बाद दशम स्थान पे इनकी दृष्टि जा रही है, तो ये भी व्यक्ति को एक बल देते हैं आगे बढ़ने का। एकादशवें भाव पे उच्च की दृष्टि है, जहाँ पे शनि पहले से ही विराजमान है। एकादशवें भाव पे शनि और मंगल दोनों की दृष्टि हो गई। इस वजह से व्यक्ति अगर चाहे तो स्वतंत्र व्यवसाय से या एक जगह से ना होकर के कई जगह से चाहे तो धन कमा सकता है। उसके बाद बुध की बात करते हैं। मीन लग्न की कुंडली है, द्विस्वाभाविक लग्न केंद्र में बना है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, राशि का निर्माण कन्या हुआ है, कन्या राशि में बैठे हैं बुध और देवगुरु बुध जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ। निर्णय लेने में व्यक्ति को कई बार तकलीफों का सामना करना पड़ता है या कई बार व्यक्ति निर्णय ले ले पर उसको एग्जीक्यूट करने में उसको दिक्कत होती है। तो ऐसी चीज़ें जो बुध और चंद्रमा के कारण हो रही है। हालांकि व्यक्ति की कुंडली में दाम्पत्य जो है वो 100% बहुत अच्छा होने वाला है। पति के कारण दिक्कत इस कुंडली को हो सकती है, इसके कारण किसी को दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। बुध जन्म कुंडली में भद्र योग लगाएंगे और चंद्रमा के साथ सूर्य के होने के कारण थोड़े से प्रभावों में कमजोर भी हो जाएंगे, मतलब उनकी रोशनी थोड़ी बाधित होते हुए मिलेगी, नहीं तो और भी जातक का जीवन राजकुमारों की भांति होने वाला हो जाता। पर बुध जन्म कुंडली में बैठे हैं 20 अंश के, सर्वाधिक दूसरे अंश के साथ उपस्थित ग्रह हो रहे हैं। नवांश कुंडली में बुध देव कर्क राशि में बैठे हैं, यहाँ पे कर्क राशि के बुध हैं। बुध कर्क राशि में है। अब जरा विचार करिए, तो कर्क राशि में बैठे हैं और उसका स्वामी दशम स्थान में, यहाँ पे राहु का प्रभाव था, यहाँ चंद्रमा आ गए और यहाँ पे भी चंद्रमा आ गए। इसका अर्थ ये कहता है कि अगर यहाँ धनु राशि के राहु हो, इस भाव का स्वामी इनसे केंद्र में बैठा हो, इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली में उच्च का बैठा हो, जहाँ दशम भाव के स्वामी उच्च के हो, नवमेश दशम में हो, तो ये इस बात का चिंतन करा रहे हैं कि व्यक्ति अगर चाहे तो स्वतंत्र व्यवसाय 100% कर सकता है। दशमांशा चक्र में देखिए, राहु भाग्य भाव में बहुत अच्छी स्थिति में, शुक्र और चंद्रमा जैसे दो व्यापारिक ग्रह, और जन्म कुंडली में अगर विचार करें तो बुध जहां बैठे हैं वृश्चिक राशि में, इसका स्वामी मंगल लग्नेश भी होता है, लग्न को देख रहा है। मंगल तुला राशि में व्यक्ति को अगर संतुलित होकर के सही निर्णय लेकर के अगर काम किया जाए तो निश्चित रूप से व्यापारिक सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब बुध इस कुंडली के दूसरे नंबर पे अच्छे ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर पे इस कुंडली में मैंने बात कही थी शनिदेव अच्छे हैं, उसके बाद गुरुदेव भी अच्छे हो रहे हैं, तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे बुधदेव आ रहे हैं, पहले नंबर पे शनिदेव आ रहे हैं। क्योंकि इस कुंडली में एकादशेश होकर के उच्च की दृष्टि से पंचम भाव को शत्रु की राशि से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लग्न पे उनकी दृष्टि कई बार बहुत सारे इच्छाओं की पूर्ति कराने वाली हो जाएगी। नवमांश चक्र में अगर बात करते हैं तो ये शनि मित्र की राशि में, दशमांशा चक्र में अगर बात करते हैं तो ये शनि थोड़े से कमजोरी के साथ उपस्थित हो, लेकिन यहाँ पे तो वो सब जगह बहुत ही बलवान भाव के स्वामी भी हो जाते हैं। परंतु फिर भी मैं एक बात कहता हूं, अगर यहाँ पे एक साथ सूर्य और चंद्रमा खाली नहीं होते तो कुंडली को और भी ज्यादा बल मिल जाता, फिर ये जो कमजोरी और जीवन में जो संघर्ष देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलता। अब मैं आगे उस पर चर्चा करूंगा कि कौन से ग्रह को कहाँ बैठना चाहिए था। तो ये आपके बुधदेव हो गए। लग्न पे देखने के कारण व्यक्ति को एक सुख तो मिल ही जाता है, माता से पिता से इन सभी चीज़ों का सुख मिल जाता है, परिवार का सुख, कुटुंबजन का सुख मिल जाता है। देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, लग्नेश हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 3 अंश के बैठे हैं, सर्वाधिक सबसे कम अंशों पे यही ग्रह विराजमान है, तो लग्नेश हैं सबसे कम अंश पे विराजमान है, मंगल से दृष्ट हैं और किसी भी शुभ ग्रह का अतिरिक्त बल उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन नवांश कुंडली में मंगल के साथ आ रहे हैं लग्नेश और पंचमेश, लग्न और पंचम के स्वामी एक साथ चतुर्थ भाव में, तो पति के पास धन है
और पति आगे बढ़ना भी चाहता है, कैपेसिटी भी है, पर गड़बड़ी यहाँ पे शनि और राहु के कारण है। अगर विचार करेंगे तो सप्तम भाव को पापकर्त्री लगेगा, क्योंकि शनि यहाँ वक्री हुए हैं, राहु यहाँ पहले से बैठे हैं, तो ठीक सप्तम भाव को वह पापकर्त्री लगने के कारण, आगे शनि पीछे राहु बैठने के कारण कई बार ये दाम्पत्य के व्यापार को, दाम्पत्य में आने वाली समस्याओं को एज इट इज बना देते हैं या उसमें एक संघर्ष का बल दे देते हैं। यहाँ पे गुरु मंगल का प्रभाव ठीक है, चंद्रमा का प्रभाव भी ठीक है। भाग्य भाव के अधिपति चंद्रमा पे पंचम भाव के अधिपति गुरु की दृष्टि है। ये अपने आप में पितरों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, सास ससुर का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद व्यक्ति को मिला हुआ है। इतनी बात है। अगर आप बुध को यहाँ देखें तो भाग्य भाव में मैंने बात करी है, गुरु यहाँ पे पंचम भाव के अधिपति होकर के बैठ रहे हैं, चंद्रमा से केंद्र में है, ये भी बहुत अच्छी बात है। दशमांसा चक्र में वो नवम भाव के स्वामी होकर के नवम को देख रहे हैं, और यहाँ पे वो 12वें भाव के स्वामी, जरा ध्यान से देखें तो नवम भाव पे, यहाँ पे दशमांसा चक्र को थोड़ा समझना होगा। यहाँ राहु बैठ गए, शनि की 10वीं दृष्टि आ गई, गुरु की 7वीं दृष्टि आ गई, तो क्या हुआ कि दशमांसा चक्र के नवम भाव पे गुरु और शनि और राहु का प्रभाव कर्म क्षेत्र में भाग्य का सहयोग या तो देर से मिल रहा है, या बहुत ही विलंब से, या बहुत धीरे 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 परिणाम भाग्य का मिल रहा है। इनको ठीक करने के लिए हमें गुरुजनों का आदर, बड़ों का सम्मान, गणेश जी की पूजा, चतुर्थी का व्रत, सूर्य को अर्घ और पूर्णिमा का व्रत, ये सब करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु और शनि जो दीर्घकाय ग्रह हैं, जब कभी भी उनका संबंध किसी एक भाव से पड़ जाता है तो उस भाव के प्रभाव को कमजोर कर देते हैं, और इसके ही कारण कई बार व्यक्ति के उस भाव का सुख थोड़ा कमजोर या लिटरली थोड़ा देर देर से मिलता है। तो ये आपकी कुंडली में गुरु हैं, लग्न को देख रहे हैं तो आयु दे रहे हैं, व्यवहार दे रहे हैं, सुचिता दे रहे हैं, धर्म दे रहे हैं, चिंतन दे रहे हैं, कृतज्ञता दे रहे हैं, विनय संपन्नता दे रहे हैं, चारित्रिक बल दे रहे हैं, नैतिक पतन नहीं होता है, जातक का विश्वास किया जा सकता है, किसी के लिए व्यक्ति उसका नुकसान सोचने वाला नहीं होता, सबके लिए सर्वहितप्रद ऐसे विचारों को रखने वाला होता है। लाभ भाव पे नीच की दृष्टि है, लेकिन शनि वहां बैठे हैं, इस वजह से एक से अधिक जगह से व्यक्ति धन कमा सकता है। तृतीय भाव पे इनकी दृष्टि है, तो कम्युनिकेशन को और अपने कर्म पे, अपने पराक्रम पे व्यक्ति को विश्वास होता है। तो ऐसी चीजें यहाँ भी गुरु को देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति को अगर आप विचार करें तो लग्नेश हैं, कन्या राशि में बैठे हैं और शत्रु की राशि तरफ बढ़ रहे हैं, राहु और केतु के केंद्र में हैं। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति या जन्म कुंडली में जब केंद्र में द्विस्वाभाविक राशि बनी हो, मतलब 3, 6, 9 और 12, तो इसे, और जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, जरा विचार करिए, यहाँ पे अब एक सिद्धांत लागू होगा जो कुंडली को अवरोध देता है। कैसे? तो द्विस्वाभाविक लग्न की अगर कुंडली बनी हो तो सप्तम भाव बाधक भाव होता है, और जब जन्म कुंडली में उसी बाधक भाव में सारे के सारे ग्रह बैठ जाएंगे तो जीवन में बाधाओं से तालमेल बनाना पड़ता है। तो यहाँ गुरु को सबसे ज्यादा, अब जरा देखिए ध्यान से, तो सप्तम भाव मारक भाव भी होता है, लग्नेश हैं, मारक भाव में बैठे हैं, बाधक भाव भी है, तो एक तरफ मारक भी दे रहे हैं और बाधाएं भी दे रहे हैं। ऊपर से सूर्य भी यहाँ बाधक भाव में हो गए, बुध भी बाधक भाव में हो गए, चंद्रमा भी बाधक भाव में हो गए। तो कुल मिलाकर के क्या कहा, शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली अगर द्विस्वाभाविक लग्न की हो, 3, 6, 9, 12 केंद्र में बने हो, तो सप्तम भाव में ग्रह का नहीं बैठना ही उत्तम माना जाएगा। लेकिन अगर चूंकि वहां पे गुरु बैठ रहे हैं तो इन्हें केंद्राधिपति दोष लगेगा, क्योंकि सप्तम भाव को केंद्राधिपति दोष लगता है। अगर ग्रह वहां बैठा है, भाव का स्वामी है, तो 2 केंद्र के स्वामी हो गए, दशम और लग्न के, और केंद्र में ही सप्तम भाव में बैठ गए, और सप्तम भाव को ही केंद्राधिपति दोष लगता है, अन्य किसी भाव को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। अगर लग्न में बैठे होते, दशम में बैठे होते, चतुर्थ में बैठे होते, तो देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। लेकिन चूंकि सप्तम भाव में बैठे हैं, वो बाधक भाव है, और सबसे ज्यादा केंद्राधिपति दोष गुरु को ही लगता है, उसके बाद शुक्र को लगता है, उसके बाद बुध को लगता है, सबसे कम केंद्राधिपति दोष चंद्रमा को लगता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे गुरु, बुध और चंद्रमा तीनों यहाँ पे केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होंगे। जो सिद्धांत मैं आपको बताने जा रहा था कि लग्नेश जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी अगर नवांश चक्र में शत्रु की राशि में बैठेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में संकट के बादल भी देगा, या दाम्पत्य को कमजोर करे, या व्यापार को कमजोर करे, पति के कारोबार को,
पिता के कारोबार को थोड़ी बहुत कमजोरी मिल जाती है, या जब कभी भी गुरु, सूर्य, बुध और चंद्रमा जैसे ग्रह महादशा अंतरदशा में एक्टिव होंगे प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में, तो पति और पति के बीच में, पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन की कमजोरी भी देते हैं। और यही कारण है कि कई बार बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो इस वजह से कि बहुत सारे ग्रह हमारी कुंडली में, तो मैंने बुध को लेकर के अच्छी बात कही थी, शनि को लेकर के इसलिए ही अच्छा कहा था क्योंकि वो कम से कम स्वतंत्र हैं और वो यहां के दोष से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। खराब शनि भी कब हो जाते? जब यहां पे बैठ जाते। तो गड़बड़ी क्या है कि यहाँ पे इतने सारे ग्रह बैठे हैं, ये सप्तम भाव है, द्विस्वाभाविक राशि बनी है कुंडली की केंद्र में, और सारे के सारे ग्रह सप्तम भाव में बैठ करके बाधकेश या बाधा कारक या बाधा देने वाले ग्रह बन रहे हैं। बाधकेश होते हैं बुध, यहीं बैठ गए तो बाधा कारक हो गए। गुरु भी सप्तम भाव में केंद्राधिपति दोष से युक्त हो गए, चंद्रमा भी को लग गया। इस वजह से ये कुंडली को समस्या से ग्रसित होते देखा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि ग्रह सारे लग्न को देख रहे हैं, तो एक तरफ अच्छाइयां भी दे रहे हैं, व्यक्तित्व को अच्छा बना रहे हैं, चरित्र को अच्छा बना रहे हैं, पर इन सब के बावजूद भी जिस चीज की आवश्यकता मनुष्य के जीवन में है उसमें कमजोरी कई बार देखने को मिल जाती है। तो ये जो ग्रहों का संघर्ष है वो इसी के कारण है। शुक्रदेव की बात करता हूं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 9 अंश पे बैठे हैं, 9 अंश पे बैठे हैं, 9 कला, स्वाति नक्षत्र, केतु से दृष्ट। इस वजह से ज्योतिष, धर्म, शास्त्र, पूजा पाठ, बड़ों का आदर, बहुत अच्छे तरीके से बड़ों का पैर दबाने वाला ये गुण होता है। मंगल का जो प्रभाव है वो सूर्य के ऊपर है और शुक्र का प्रभाव केतु से प्रभावित है। ये जो दोनों फल मिलेगा यहाँ कि मंगल की दृष्टि सूर्य पे और केतु की दृष्टि शुक्र पे, शनि की दृष्टि शुक्र पे, ये जो प्रतिफल मिलेगा वो बड़ों का आदर करने वाला, ब्राह्मणों का पूजन करने वाला, विश्वास रखने वाला, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, जल की बर्बादी न करने वाला, हितैषी, सर्व सबके बारे में अच्छी चीजें सोचने वाला, सबके लिए तैयार रहने वाला, थोड़ा सोशल और थोड़ा एकदम किनारे रहने वाला, लेकिन बड़ों का आदर करना, खूब सुंदर तरीके से पैर दबाने वाला, मतलब कला को समझने की शक्ति, डॉक्टरी गुणों से युक्त, आयुर्वेद और इन सभी चीजों में व्यक्ति की बड़ी अच्छी दिलचस्पी होती है, या फिर उसकी जानकारी भी कई बार व्यक्ति को देखने को मिल जाती है। क्लियर है? तो ये शुक्र का प्रभाव है। धर्म अच्छा है, चिंतन अच्छा है, रिसर्च अच्छा है, कंसंट्रेशन अच्छा है, व्यवस्था में विश्वास है, वाणी अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, इसकी प्रशंसा आप कर सकते हैं। उसके बाद शनिदेव की बात करते हैं। वक्री हैं 18 अंश पे, श्रवण नक्षत्र में बैठेंगे, मकर राशि में बैठे हैं तो, और उनकी दृष्टि लग्न पे है, इस वजह से थोड़ा विलंब तो यहाँ भी है। गुरु भी लग्न को देख रहे हैं और लग्नेश पर मंगल की दृष्टि है, तो एक तरफ वो जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति दे रहे हैं। लग्नेश लग्न को देख रहे हैं तो आयु अच्छी है, पर गंभीर ग्रह होते हैं गुरु और शनि। तो जैसे मैंने यहाँ पे दशम स्थान से गुरु और शनि का संबंध बताया था कि भाग्य का संबंध थोड़ा विलंब से मिल रहा है, भाग्य का सुख थोड़ा कमजोर या धीरे से मिल रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि और गुरु की 7वीं दृष्टि है। तो लग्न पे गुरु की दृष्टि से एक तरफ एक सकारात्मक बल भी है, लेकिन थोड़ा विलंब का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव परिणाम का होता है। द्वितीय भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में केतु के साथ बैठे हैं, तो अनुभवों के साथ व्यक्ति को सुख मिलेगा। क्लियर है? ये शुक्रदेव के बाद शनिदेव हैं और 18 अंश पे बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो थोड़े बहुत बीमार ही व्यक्ति को बनाते नजर आ रहे हैं। दशमांश चक्र में दशम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, लेकिन उस भाव का स्वामी शुभ ग्रह उनसे केंद्र में बैठा है, तो एक अच्छी बात भी है। जरा ध्यान से देखेंगे आप तो एक अच्छी बात इस कुंडली में क्या है। द्वितीय भाव पे शुक्र की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई। यहाँ पे द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठ गया, शुभ ग्रह की राशि में, गुरु की राशि में। यहाँ पर भी शुभ ग्रह की राशि बनी, इसके स्वामी केंद्र में आ गए, चतुर्थ इसके साथ केंद्र में। अब जरा विचार करें तो यहाँ पे भी बुध की दृष्टि है, तो क्या निकला कि यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी मंगल केतु के साथ थे चतुर्थ भाव में, शुक्र की दृष्टि थी, तो एक शुभ ग्रह देख रहा था। यहाँ पे द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी थी, शुक्र बैठे थे और इस भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठे थे। यहां पे द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी है, बुध की दृष्टि है और इस भाव के अधिपति दशम में बैठे हैं, और जरा ध्यान से देखिए तो चतुर्थेश के साथ। तो यहां पे क्या कहने का अर्थ मिला कि धन और चतुर्थ का संबंध यहां भी है, धन और चतुर्थ का संबंध यहां भी है, धन और चतुर्थ का संबंध यहां भी है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को सास ससुर का सुख मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, और इसे आप इसकी अच्छाइयों पे रिसर्च कर सकते हैं। मतलब धन और चतुर्थ भाव का सुख मिलेगा तो भवन, भूमि, वाहन, चरित्र बल, ज्ञान, संतान, दाम्पत्य, परिवार, विवाह और सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में अच्छा नाम करना और अच्छा चरित्र चिंतन रखना, ये सारी चीजें
इसके कारण मिल रही हैं। ये बड़ा इत्तेफाक है। इसके बाद विचार करिए तो दशम भाव के स्वामी यहीं बैठ गए, अपने भाव से 10 घर आगे। दशम भाव के स्वामी राहु के साथ अपने घर से 9 घर आगे, यहां पे 10 घर आगे, यहां पे 9 घर आगे, और इस भाव का स्वामी यहां से 3 घर आगे बैठा है। तो दशम भाव के स्वामी जब कभी भी अपने भाव से चतुर्थ, सप्तम, दसम और लाभ में जाएं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि व्यक्ति अगर स्वतंत्र रूप से कुछ काम करना चाहे तो कर सकता है। इसकी आजादी ग्रह दे रहे हैं। अब यहां तक बात खत्म। अब मैं नक्षत्रों पे आपका ध्यान लेके आता हूं। अब यहां से मैं आपका ध्यान नक्षत्रों पे थोड़ा सा लेके आता हूं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य। सूर्य हस्त नक्षत्र में बैठ करके आपको परिस्थिति से लड़ने के लिए आत्मविश्वास देने वाले बन रहे हैं। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है और मंगल की दृष्टि है, इसका मैंने पूर्व में ही उत्तर बता दिया है। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में रोग और शोक देते हैं और कई बार व्यक्ति को कलह करने की प्रवृत्ति भी दे जाते हैं। जब कभी व्यक्ति अमावस्या की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे उसके दिमाग में इरिटेशन बढ़ता जाएगा, तो ये चंद्रमा के कारण है। मंगल आर्द्रा नक्षत्र में अतिरिक्त ये आ जाए, ये आ जाए, ये भी जल्दी हो जाए, ये भी हो जाए, ऐसा नहीं है। तो जीवन से शिकायतें जो हैं और जिसके कारण शिकायतें बढ़ रही हैं, घर में कलह हो रहा है, वो मंगल के कारण है। एक्सपेक्टेशन बढ़ा देना और किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, ऐसा मंगल के प्रभाव में होगा। बुध देव हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, ये बढ़िया है। मतलब ये व्यक्ति को समझदार, निर्णय लेने वाला, गंभीर चिंतन करने वाला और व्यवस्था बनाने वाला बना देते हैं। लेखक, कवि, पत्रकार, है ना, लेखन शक्ति बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, तो चरित्र का बल, ज्ञान का बल, धर्म का बल, नैतिकता का पालन करने वाला और गंभीर बात करने वाला, ये देवगुरु बृहस्पति। पुराणों का अध्ययन, ज्योतिष में रुचि रखने वाला, क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पे भी है, तो धर्मशास्त्र, वेद पुराण, किसी भी विषय का बहुत विस्तार से अध्ययन करना, सांगोपांग पूरा एकदम समग्र रूप से विश्लेषण करना, अध्ययन करना, ये सब गुरु के इस नक्षत्र के कारण आएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव स्वाति नक्षत्र में व्ययी और खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करने वाला, उसके लिए जद्दोजहद करने वाला, ऐसा बना रहे हैं। लेकिन मोटा धन प्राप्त हो, अचानक से धन की प्राप्ति हो, सबको साथ लेकर कैसे चला जाए, अनुभव से युक्त होकर बातें करने वाला, ऐसा बना देते हैं। शनिदेव श्रवण नक्षत्र में थोड़ी बहुत चिंताओं से ग्रसित रखते हैं, विलंब भी देते हैं। राहुदेव दशम स्थान में केंद्र त्रिकोण गो राहुर स्थितः शतोशतः, केंद्र और त्रिकोण के राहु बहुत अच्छे होते हैं। पर अच्छी बात क्या है कि राहु दशम स्थान में बैठे हैं, और भी अच्छी बात यह हो जाती कि इन पे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती, पर वैसा हो नहीं रहा। इस वजह से थोड़ा बहुत संघर्ष यहाँ पे मिलेगा और अंश बल में भी वो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, एक अंश के बैठे हैं। इस कारण से राहु और केतु अपनी दशा काल में थोड़ी बहुत चिंताएं और जीवन में संघर्ष डालने का काम करेंगे। क्लियर है? ये बात है कि जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति लग्नेश है, तो व्यक्ति में जो आगे बढ़ने का दम होता है वो इसी राहु के कारण भी आता है, ये भी बात है। तो ये राहु है। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। व्यक्तित्व तो ठीक है, दर्शन ठीक है, गंभीरता है, चरित्र बल भी ठीक है, और व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म भी किए हैं, ये भी बात है। उसके बाद पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाने का गुण भी है। मेहनत और बढ़ाई जा सकती है, जीवन को समझने की कोशिश और भी ज्यादा गंभीरता से और ग्रंथों से ली जा सकती है। परिवार से दूर रहकर परिवार को कैसे साथ लेकर चलना है, इसका गुण भी व्यक्ति के पास होगा। मन अशांत नहीं है, दूसरों के कारण अशांत हो रहा है, चाहे वो पति हो या चाहे पति का कारोबार। उसके बाद संतान, दाम्पत्य, परिवार, प्रेम देना, समर्पित होना, मंत्र जप करना, ज्ञान से भरी बातें करना, ये सब इस कुंडली में है। नौकरी और व्यापार में से व्यापार 100% है, आप चाहें तो प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, पर व्यापार का योग 100% अच्छा है। स्वास्थ्य में पेट कमजोर हो सकता है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, इसका ध्यान रखना होगा। नेत्र ज्योति कभी कभी परेशान कर सकती है और छोटी मोटी मानसिक चिंताएं लगी रहेंगी। भाग्य का सुख है, इस कुंडली में बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, रामचरितमानस मैंने कहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो करियर में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है, उसको और बढ़ाना होगा या फिर कोशिश करनी होगी। लेकिन व्यक्ति के जीवन में जितनी भी जिम्मेदारी होगी और जितना भी उसको प्राप्त करने की इच्छा है वो सब लगभग वो प्राप्त कर जाएगा। ऋण का लेन देन, धन का लेन देन ना करें, कोशिश करें किसी को भी पैसे ना दें।
या कोई भी चीज़ बीच में आकर के किसी का काम करवा दूंगा, तुम्हारा ये करवा दूंगा, तुम्हारा भी करवा दूंगा, ऐसा ना करें। ऐसा करने से नुकसान होगा। धनु, वृष और कन्या वालों से सावधान रहें। कर्क और वृश्चिक वालों से मित्रता अच्छी रहेगी। भवन, भूमि, वाहन का सुख ये आपको मिलेगा कब? तो मैं विचार कर देता हूं। मंगल की दशा में, मंगल में शनि या गुरु की दशा में, साथ ही साथ शुक्र की दशा में भी भवन, भूमि, वाहन का सुख मिल सकता है। माता और पिता में से दोनों की आयु निश्चित है। थोड़ा बहुत दूर रह के प्रेम प्राप्त करने का योग बना हुआ है। भाग्यशाली आप हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है बजरंगबली की पूजा करके। बुध, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु और केतु ये थोड़े से जीवन में संघर्ष देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि गुरु और सूर्य मानसिक शांति देने वाले और जीवन को आगे बढ़ाने वाले नजर आ रहे हैं। संतान का सुख 100% अच्छा है। संतति के आने के बाद करियर और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा और ऐसे संतति से मानसिक सुख, उनकी प्रगति देख करके व्यक्ति का मन शांत रहेगा और चित्त स्थिर रहेगा। इतनी सारी चीजें हैं। अरिष्ट चक्र के आधार पर राहु और केतु की दशा में मानसिक भ्रम बढ़ेगा। शुक्र की दशा में पेट और गड़बड़ी करिएगी और साथ ही साथ मंगल और शनि की दशा में भी ऑपरेशन या चीरे और टांके लगने का योग मंगल और शनि की दशा में दिखाई दे रहा है। हमें उस समय सावधानी बरतनी होगी। कुंडली में ग्रहों के आधार पर सूर्य को बल देना है। सूर्य को अर्घ दे करके पंचांग प्रणाम करें। तुलसी की परिक्रमा ये करें। चंद्रमा को बल देना है पूर्णिमा का व्रत करके। मंगल ठीक है, बजरंगबली के 12 नाम या घर में रामचरितमानस का पाठ। बुधदेव, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। देव गुरु बृहस्पति, ब्राह्मणों का घर में आवागमन बना रहे, चतुर्थी का व्रत शुरू करें। शुक्रदेव और शनिदेव 50% का परिणाम कर रहे हैं। देवी मैया का दर्शन प्रत्येक दिन अगर होता रहे तो बहुत उत्तम होगा। राहु और केतु को बलवान बनाने के लिए पिता का आदर करें, उनके साथ संबंध अच्छा बना के रखें और जितना ज़्यादा हो सके जीवन में बल भरने के लिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना करें। वार के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो आपकी कुंडली में सोमवार और गुरुवार अच्छे रहेंगे। रंग गेरुआ, सफेद, चांदी का रंग और पीला अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीजें हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।